न खिड़की से, न दरवाजे से, न कोई आहट, न हलचल। जब चलता है उसका चक्कर तब चलता है पता। कुछ ऐसा है राजनीति का चक्रव्यूह। चक्रव्यूह, सीखिए राजनीति, कीजिए राजनीति। हर शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। जी घोटाले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज से शुरू कर रही है ट्रायल। ए राजा और कनिमौली समेत सभी आरोपियों के खिलाफ सीबीआई पेश करेगी गवाह। भवरी देवी मामले में सीबीआई राजस्थान हाईकोर्ट को सौंपेगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। पूर्व मंत्री मदेरणा से आज भी होगी पूछताछ। भवरी की आपत्तिजनक तस्वीरों वाली एक और सीडी आई सामने। बिहार में लोकायुक्त के गठन को लेकर नीतीश ने साधा टीम अन्ना पर निशाना। बोले मुझे नहीं है अन्ना के सर्टिफिकेट की जरूरत, बोलने से पहले 100 बार सोचे केजरीवाल। मध्य प्रदेश के सतना में मंत्रियों की शह पर हो रहा है अवैध खनन। शिवराज सरकार के 2 मंत्रियों पर खनिज माफिया को संरक्षण देने का है आरोप। और आज की 11/11/11 की तारीख को लेकर ज्योतिषियों के साथ साथ डॉक्टर भी चमका रहे हैं अपनी दुकान। अस्पतालों में बच्चों को जन्म देने की मची हुई है होड़। ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। बात करेंगे खेल की दुनिया से जुड़े हुए समाचारों की और पहले बात करते हैं खेल मंत्री ने किस तरह से प्रस्तावित खेल विकास संशोधन विधेयक के बहाने खेल मंत्री अजय माकन ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई को एक बार फिर निशाने पर लिया है। माकन ने बीसीसीआई को सूचना के अधिकार के दायरे में लाए जाने की जरूरत पर जोर दिया है। हालांकि इसके लिए खुद बीसीसीआई को पहल करने का सुझाव भी दिया। दिल्ली में खेल मंत्री ने कहा है कि बीसीसीआई में आम लोगों का पैसा लगा हुआ है, इसलिए आम लोगों के लिए उसकी जिम्मेदारी बनती है। खेल मंत्री माकन ने कहा कि बीसीसीआई का काम ऐसा ना हो कि उससे निजी कंपनियों को फायदा पहुंचे। माकन ने पैसे के इस्तेमाल में बीसीसीआई को पारदर्शिता बरतने की सलाह दी है और खेल मंत्री का विचार है कि आरटीआई के दायरे में आने से बीसीसीआई का ही भला होगा, उसको अनावश्यक विवादों से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो खेल मंत्री का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि नए खेल विधेयक में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल जाने की भी उम्मीद वो जता रहे हैं। तो एक बार फिर खेल मंत्री ने बीसीसीआई पर निशाना साधा। वैसे बीसीसीआई पर नकेल कसने की खेल मंत्री की कोशिश में उनको खिलाड़ियों का भी साथ मिल गया है और भारत की 1983 की क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की अगर हम बात करें, इसके कप्तान रहे कपिल देव ने बीसीसीआई पर निशाना साधा और कहा कि अगर आप सही हैं तो फिर आरटीआई के दायरे में आने से डर क्यों रहे हैं। स्पोर्ट्स ड्राफ्ट बिल को लेकर देश के दिग्गज खिलाड़ी एक मंच पर इकट्ठा हुए और सभी ने एक ही स्वर में स्पोर्ट्स ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया। ये थोड़ा कि कल अपने आप पैसा कमा रहे हो तो आप अपनी मनमानी कर सकते हो। वो तो अकाउंटेबिलिटी चाहिए, वो देनी पड़ेगी। क्या फर्क पड़ता है, आप चोरी या डाका थोड़ा सा डाल रहे हैं। अगर गलत काम कर रहे हो तो आप डरते हो। मैं अपने देश में कोई गलत काम नहीं करता, मुझे कोई अकाउंटेबिलिटी से डर नहीं है। वहीं ओलंपिक मेडल विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को भी आरटीआई के दायरे में लाया जाए, इससे खेल का भला हो। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस वक्त हमारे साथ हैं। राठौड़ साहब, स्पोर्ट ड्राफ्ट बिल को लेकर काफी चर्चा हो रही है, आज आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? हमारा मकसद था कि आज आपके सामने, पूरी जनता के सामने आके जो भारतीय खिलाड़ी रहे हैं वो अपना मत दे पाए, ताकि जनता समझे कि ये जो स्पोर्ट्स बिल जिसकी बात हो रही है ये भारत के हित में है। लेकिन बिल को लाने में काफी अड़चने आ रही हैं। पार्लियामेंट में ये बिल पास होना है, लेकिन वहां पे काफी पावरफुल लोग हैं। आप उन लोगों का सामना किस तरह से करेंगे? कोई खास तरह की स्ट्रैटेजी आप लोगों ने तैयार की है? देखिए, ये एक इम्प्रॉम्प्चू डिसीजन था हम सभी का कि अभी तक कोई भी खिलाड़ी
किसी मंच पर आकर उसमें ये नहीं कहा है कि वो किस तरह से, किस वजह से इस बिल का समर्थन करते हैं। वही कारण था कि हम आज यहाँ आए। मकसद, जैसे मैंने आपको कहा, ये कि भारतीय जनता ये समझे कि जो फेडरेशंस, कुछ एक फेडरेशंस कह रही हैं कि ये रुकावट है, ये दखलंदाजी है, ये गलत बात है। हम सभी जो खेल चुके हैं, जो इस पूरे सिस्टम में से होकर निकल चुके हैं, समझते हैं कि ये बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है, और ये भी पूरी समस्याओं को नहीं सुलझाएगा, लेकिन बहुत बेहतर, बहुत ही बढ़िया पहला कदम होगा। तो ये कदम लेना बहुत ही जरूरी है जो छोटे बच्चे हैं जो आगे खेल में आएंगे उनके लिए। आप लोग आज इकट्ठे हुए, इसके अलावा किस तरह की खास तैयारी, अगर आप यहाँ पर आए, आप आगे अगली आपका क्या होगा, उसको किस तरह से आप और आगे लेके जाएंगे? देखिए, अभी इस तरह से हमने कोई स्ट्रैटेजाइज नहीं करा है। बड़ा सीधा सरल यही मकसद था कि आके हम आपके सामने एक बार खड़े होकर बोलें। उम्मीद ये है कि आप सब इस पे चर्चा करें, इसको डिस्कस करें, जनता आपस में डिस्कस करे, और फिर अपने आप उसका जो निचोड़ निकल कर आएगा, समर्थन पैदा होगा, उससे अपने आप मिनिस्टर्स या पार्लियामेंटेरियंस पर एक तरह से एक मैसेज होगा कि ये बहुत ही जरूरी है देश में। आपने कहा कि चर्चा करें, लोग निकलकर सामने आएंगे, तो कुल मिला के कहने के आप लोग अन्ना हजारे से इंस्पायर तो नहीं है? देखिए, हर आदमी जो देश की तरक्की के लिए काम करता है, तो वो एक इंस्पिरेशन तो होता ही है, और पहले भी और आगे भी लोग आएंगे और देश के हित के लिए बात करेंगे। तो खिलाड़ी मानते हैं कि आरटीआई के दायरे में आना चाहिए और खेल जो संघ है उनको, लेकिन तमाम विरोध के बावजूद बीसीसीआई खेल विधेयक पर झुकने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही। बीसीसीआई का यह कहना है कि जब तक उनके प्रस्तावों पर खेल मंत्रालय द्वारा ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक संशोधित रूप में भी वो इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकारेगी। बीसीसीआई के सदस्य और आईपीएल की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने यह साफ कह दिया कि बोर्ड ने कोलकाता में अपनी कार्य समिति की बैठक में 29 अक्टूबर को बिल को खारिज कर दिया था। फिर खेल मंत्रालय को एक चिट्ठी भेजी गई थी और संशोधित खेल विधेयक के कुछ प्रस्तावों के बारे में अपने कई विरोध भी सामने रखे थे। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल विधेयक को मंजूरी दे देगा तो फिर तो उसको मानना ही पड़ेगा। कोई ये नहीं है कि हमको टकराव या उसकी बात है, उसके तमाम प्रोविजंस ऑलरेडी बीसीसीआई ने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। अब वो अगर वो आ रहा है बिल, तो देखेंगे तो कैबिनेट के ऊपर, कैबिनेट इसमें डिसीजन लेगी। कैबिनेट का डिसीजन सर्वोपरि होता है, कैबिनेट अपना डिसीजन लेगी, उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन एक वर्किंग कमेटी ने जो बीसीसीआई की है, उसने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मिनिस्ट्री को भेजा है। मिनिस्ट्री को उस पॉइंट ऑफ व्यू पर विचार करना चाहिए। और आइए बात करते हैं क्रिकेट की। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच के दौरान जब गेंदें नीची रही थी और एक ही दिन में 17 विकेट गिर गए थे, तो खूब हो हल्ला मचा। इसको क्रिकेट के लिए नुकसानदायक बताया गया, लेकिन केपटाउन तो कोटला से भी कई कदम आगे निकल चुका है। केपटाउन, जो कि दक्षिण अफ्रीका का शहर है, यहां पर मेजबान दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच की अगर बात करें, तो इस मैच के दूसरे दिन विकेटों के गिरने का एक ऐसा नजारा दिखाई दिया जो उससे पहले शायद ही दिखाई दिया। वो नजारा जिसने टेस्ट क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है, वो पिच जहां एक दिन में 22 विकेट गिरे और क्रिकेट के नाम पर बल्लेबाजों के साथ मजाक हो गया। पहले कोटला में हुआ टेस्ट क्रिकेट का कबाड़ा, अब केपटाउन में निकला दम। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान जब एक दिन में 17 विकेट गिरे, तो पिच की खूब आलोचना हुई। कहा गया कि टेस्ट क्रिकेट को मिटाने की कोशिश है, लेकिन न्यूजीलैंड के केपटाउन में तो क्रिकेट की जैसे आत्मा ही निकल गई। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे इस टेस्ट मैच के दौरान सुबह की शुरुआत में कंगारू अपने को मुश्किल से निकालते हुए 284 रन तक पहुंचने में सफल रहे। स्कोर बड़ा नहीं था और मेहमान टीम को शायद बढ़त का भरोसा भी नहीं था, लेकिन असल नाटक तो अभी बाकी था। मेजबान प्रोटीज टीम पहली पारी में सिर्फ 96 रन पर सिमट गई। पहली पारी में 188 रन की बढ़त लेकर ऑस्ट्रेलियाई टीम इतराने लगी, लेकिन अभी तो कुछ और कहानी लिखी जानी थी। दूसरी पारी में जब कंगारू बल्लेबाज मैदान पर उतरे, तो उनके बीच भी जैसे विकेट गंवाने की होड़ लग गई। 21 रन तक 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे।
वो तो भला हो अंतिम विकेट के लिए सिडेल और लायन के बीच हुई 26 रन की साझेदारी का, जिसने स्कोर को 47 रन तक पहुंचाकर न सिर्फ टीम को टेस्ट क्रिकेट के अब तक के सबसे न्यूनतम स्कोर 26 रन पर आउट होने से बचा लिया, बल्कि 36 रन के अपने न्यूनतम स्कोर के दाग से भी बाहर निकाल लिया। मैच तो फिलहाल रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है, लेकिन विकेटों की इस झड़ी ने टेस्ट क्रिकेट का दम जरूर निकाल दिया है। टेस्ट क्रिकेट में परिणाम निकालने की बेचैनी में क्रिकेट की हत्या करने वाले इस तरह के विकेटों को भद्रजनों के खेल की कब्रगाह से ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। धर्मेंद्र मणि राजेश, न्यूज एक्सप्रेस। वक्त छोड़ एक ब्रेक का, लौट रहे हैं और खबरों के साथ। कोई जुर्म करता है, कोई जुल्म सहता है, और कोई न जुर्म करता है न जुल्म सहता है, वो बस इन्हें समझता है। तो समझिए जुर्म को, बचिए जुल्म से। देखिए क्राइम एंड पनिशमेंट सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस। पेंशन लेने आए हो? जी हाँ। ले लो, हिम्मत है तो। जी सड़क कभी दही सड़क कभी बीच सड़क में धड़क बताइए, पैसा लेने आए कहाँ? वर्ल्ड टीवी प्रीमियर कॉमेडी फिल्म चला मुसद्दी ऑफिस 13 नवंबर रविवार दोपहर 12:30 बजे और रात 8:30 बजे सहारा 1 पर। ये भाग दौड़ भरी लाइफ थकना मना है, इसीलिए मेरा भरोसा है सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। रोजाना रिवाइटल जियो जी भर के। अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। शादियों का मौसम आ चुका है, क्रिकेट का भी मौसम चल रहा है और टीम इंडिया के कुमारों की खैर नहीं है। शादी का सीजन क्या आया, इनके विकेट भी धड़ाधड़ गिरने लगे हैं। पहले गौतम की शादी को लेकर गौतम हो गए गंभीर और अब अश्विन से हटने वाला है कुंवारे का टैग। टीम इंडिया के कुंवारों का बजने लगा है बैंड। पहले गौतम का बाजा बजा, अब अश्विन की निकलने वाली है बारात। ये मजाक नहीं बल्कि मामला सचमुच गंभीर है। ऐसा क्या हुआ कि टीम इंडिया के एलिजिबल बैचलर्स का एक एक कर गिरने लगा है विकेट? क्या कप्तान माही पिछले साल 14 जुलाई को साक्षी के हाथों कैच आउट होने के बाद कप्तान के रूप में अपनी सफलता से इतने खुश हैं कि उन्होंने टीम बना दिया है? दाल में कुछ तो काला है, लेकिन माही तो ऐसा नहीं मानते। मेरी शादी के बाद ये कोई पाबंदी नहीं है कि अगर आप भारत के लिए खेलना चाहते हैं तो आप शादी कर लें। अश्विन की शादी के लिए सही उम्र है। मैं अश्विन के लिए काफी खुश हूं और एलीट क्लब में स्वागत करता हूं। धोनी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन कुछ तो बात है। नहीं तो दुनिया के तमाम बल्लेबाजों को नाकों चने चबवाने वाले सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर इतनी आसानी से भला कैसे नताशा के गुगली में फंस जाते। मामला इस हद तक पहुंच गया कि इंग्लैंड के खिलाफ T20 मुकाबला भूलकर गौतम को सीधे शादी के मंडप में 7 फेरे लेने पड़े। और अब बारी है उस आर अश्विन की, जिनकी कैरम बॉल से दुनिया भर के बल्लेबाज खौफ खाते हैं। लेकिन उनकी बचपन की दोस्त प्रिया ने ऐसा दूसरा डाला है कि क्लीन बोल्ड होने की बारी अश्विन की है। शादी के सीजन को देखते हुए जल्द ही टीम इंडिया का कोई और विकेट गिर जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। आखिर कुंवारों का बैंड तो बजना ही है। और फिर कहा भी गया है, किसी पुरुष की सफलता के लिए महिला का साथ जरूरी है। धर्मेंद्र मणि राजेश, न्यूज एक्सप्रेस। अश्विन को जब आने वाले अपने पारिवारिक जीवन के लिए नए सपने बुनने चाहिए, हनीमून के लिए तैयारियां करनी चाहिए, तब वो इस माथापच्ची में लगे हुए हैं कि कोलकाता टेस्ट में और बेहतर प्रदर्शन कैसे किया जाए, वेस्टइंडीज के और विकेट कैसे झटके जाए। घर वाले शादियों की तैयारी में जुटे हैं और अश्विन जो है वो विकेट लेने की जुगत में है। कहानी बिल्कुल फिल्मी है। ठीक फिल्मी हीरो की तरह भारतीय क्रिकेट के नए हीरो अश्विन पहले तो शादी करने जा रहे हैं और फिर तुरंत अपने काम पर उनको लौटना है।
हाल ही में सुर्खियों की बादशाह बने अश्विन अब इस वजह से सुर्खियों में हैं कि वो अपनी बचपन की दोस्त और प्यार प्रिया के साथ 7 फेरे लेने जा रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात तो ये है कि अपनी शादी के अगले ही दिन यानी 14 नवंबर को अश्विन कोलकाता में कैरेबियाई बल्लेबाजों की अपने स्पिन से खबर ले रहे होंगे। साफ है, प्रिया से बड़ा प्यार अश्विन के लिए क्रिकेट है। हालांकि हमारी और आपकी ही तरह ये बात बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चीका को भी गुदगुदा रही है। On 13th, Ashwin is getting married, and I think I've been joking and ragging Ashwin. Oh, what a wedding, boss! Morning you have the wedding, evening you have probably a first night and honeymoon and a Taj Bengal and playing a test match. I don't think anybody can ask for such a fantastic thing, but I'd like to wish Ashwin all the very best. साफ है, अश्विन के लिए देश का कैप पहनने से बड़ी कोई चीज नहीं। वैसे इस हालात में डर तो प्रिया के रूठने का है, लेकिन कोई बात नहीं। कलाई के इस जादूगर को परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाना बखूबी आता है। अश्विन भी यही सोच रहे होंगे कि पहले कैरेबियाई टीम से सलट लिया जाए, फिर प्रिया को भी मना ही लेंगे। धर्मेंद्र मणि राजेश, न्यूज एक्सप्रेस। चयन समिति की बात करते हैं। दिल्ली में एक बार फिर चला चयन का चक्कर। वैसे तो इस बैठक में क्या फैसला होगा ये पहले से सब जानते थे, लेकिन हर बार चौंकाने वाली चयन समिति ने इस बार कैसे अपनी आदत से बाज आए। इस बार भी पंच परमेश्वर ने कुछ ऐसा ही कर दिया। चीका एंड कंपनी बैठक में बैठी तो थी अगले 2 टेस्ट मैच के लिए टीम को चुनने के मकसद से, लेकिन इस मैराथन मीटिंग के बाद सिर्फ एक मैच के लिए टीम चुनी गई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहली कामयाबी हासिल करने वाली टीम में बदलाव का कोई मतलब ही नहीं बनता था। हाँ, 13 नवंबर को आर अश्विन की शादी को देखते हुए ये लग रहा था कि अगले ही दिन कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू होने वाले मैच के लिए उनको जगह न दी जाए, पर शायद अश्विन की लेडी लक को चयनकर्ताओं ने इसी अंदाज में तोहफा देने का फैसला किया। टीम में अश्विन को भी जगह दी गई है। दिल्ली में टीम का ऐलान करते हुए चीफ सेलेक्टर श्रीकांत ने इसे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए तैयार हो रही टीम बताया। It's more of a planning kind of a meeting, I would say. And I think now all of us are very clear, the selectors, the team management, the captain, the coach, and of course the board secretary was there. We are all quite happy with what we have the road ahead. श्रीकांत की माने तो टीम को चुनते हुए एक और खास बात का ध्यान रखा गया है। कोशिश है कि ऐसी टीम तैयार की जाए कि टेस्ट में फिर से बेस्ट बना जा सके। The process that has been set, it will take some time for the process to settle down. Nothing, you cannot going to get results overnight, and definitely the process has been reset, I would put it that way, and I'm sure India will come back to #1 position in test, and if not the near future, hopefully in the future, if not too soon, definitely in the near future. टीम में कोई परिवर्तन न करना तो लाजमी है, लेकिन सिर्फ एक टेस्ट के लिए टीम चुनने के लिए 4 घंटे की माथापच्ची समझ से परे है। और हाँ, इस तरह टुकड़ों में टीम चुनने से खिलाड़ी भी तो दबाव में होंगे। उनके मन में भी तो ये बात चल रही होगी कि अगले टेस्ट में पता नहीं उन्हें टीम में जगह मिल भी पाएगी या नहीं। इससे प्रदर्शन भी प्रभावित हो सकता है। इस तरह एक एक टेस्ट के लिए टीम चुनने के पीछे तर्क चाहे जो भी हो, लेकिन खिलाड़ियों को पूरा मौका देने के लिए कम से कम पूरी सीरीज के लिए तो टीम बननी ही चाहिए थी। पहले टेस्ट मैच में मिली शानदार जीत से चयनकर्ता काफी प्रभावित नजर आए, इसीलिए दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम में कोई बदलाव न करने का फैसला लिया गया। ऐसे में धोनी भी शायद ही प्लेइंग लेवल में कोई बदलाव करें। कैमरामैन विजय कुमार के साथ अमित रायकवार, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। खेल की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अब ले रहे छोड़ ब्रेक के बाद लौटेंगे उस खबर के साथ जो देश भर की सुर्खियों में छाई हुई है। हम बात करेंगे भवरी देवी मामले की। ये भाग दौड़ भरी लाइफ थकना मना है, इसीलिए मेरा भरोसा सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। कोई कहता है शैतान के अवतार हैं, तो मसीहा हैं किसी के लिए। चुना तो जनता ने है जनता के लिए। सत्ता से है प्यार, बस सिस्टम से है इनकार।
दुखी है कोई तो क्यों है कोई दंग, ये है इलाके के दबंग। देखिए दबंग, शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करें भवरी देवी मामले की, तो अब तक ये पूछा जा रहा था कि क्या हुआ भवरी देवी का, और अब ये पूछा जा रहा है कि क्या होगा मदेरणा का। भवरी देवी मामले में सीबीआई आज अपनी जांच की प्रगति रिपोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट ने भवरी के पति अमरचंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए थे। साथ ही राज्य सरकार के रवैये को पलायनवादी बताते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को लताड़ भी लगाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट में भवरी देवी के पति अमरचंद की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी है। 33 साल की नर्स भवरी देवी 1 सितंबर से लापता है। भवरी जोधपुर जिले से 120 किलोमीटर की दूरी पर जलीवाड़ा गांव में नर्स के पद पर कार्यरत थीं। उनके नेताओं से संबंध भी अच्छे थे। सीबीआई ने इस मामले की जांच करते हुए 7 नवंबर को राजस्थान कांग्रेस के एक विधायक के परिवार वालों और एक सस्पेंड पुलिसकर्मी से पूछताछ की। फिर सीबीआई लूनी के विधायक भवरी देवी अपहरण के बिश्नोई की बहन इंदिरा बिश्नोई से भी पूछताछ करने गई। और इससे पहले सीबीआई को भवरी देवी का एक ऑडियो टेप मिला था जिसमें वो अपहरण कांड के एक आरोपी सोहन लाल और इंदिरा देवी से बातचीत कर रही थीं। अब भवरी और मदेरणा की सीडी सामने आ गई है और इसके बाद जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। भवरी देवी मामले में सीबीआई आज भी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा से पूछताछ करेगी। बीते रोज मदेरणा से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की गई। मदेरणा की जल्द ही गिरफ्तारी भी हो सकती है। महिपाल मदेरणा पर बलात्कार, अपहरण और हत्या के मामले दर्ज हो चुके हैं। राजस्थान के पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने मदेरणा से लाल सागर स्थित दफ्तर में पूछताछ की। 1 सितंबर से लापता नर्स भवरी देवी मामले में सीबीआई मदेरणा को मुख्य संदिग्ध मान रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही मदेरणा की गिरफ्तारी हो सकती है। मदेरणा से जांच एजेंसी की टीम ने उन सभी तथ्यों की पुष्टि करने की कोशिश की जो अब तक की तहकीकात में सामने आए हैं। मदेरणा से विधायक मलखान बिश्नोई की बहन इंदिरा बिश्नोई से मिली जानकारी के बारे में भी सवाल किए गए। मदेरणा से पूछताछ की काफी समय से चर्चा चल रही थी। सीबीआई को पता चला है कि लापता नर्स भवरी काम के सिलसिले में जोधपुर से जयपुर और दिल्ली तक का दौरा करती थी। अक्सर कांग्रेस के नेताओं से मिलती जुलती रहती थी। मामले में मदेरणा का नाम आने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मदेरणा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। चर्चा ये भी है कि मदेरणा के बाद सीबीआई विधायक मलखान सिंह से भी पूछताछ कर सकती है। भवरी देवी के पति अमरचंद ने मदेरणा के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग को लेकर कोर्ट में इस्तगासा दायर किया है। कोर्ट के आदेश के बाद मदेरणा का नाम एफआईआर में जोड़ा गया है। मदेरणा पर अपहरण सहित कई आरोप हैं। सीबीआई को जोधपुर हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कई राज पर्दाफाश होंगे और कई चेहरे बेनकाब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। यूं तो भवरी देवी मामले में पिछले 2 महीनों में कई लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन इस मामले में एक नई सीडी के सामने आ जाने से अब जांच का दायरा मदेरणा के ऊपर आ गया है। इसमें भवरी की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें हैं। इस सीडी में एक शख्स दिखाई दे रहा है भवरी के साथ, जिसके बारे में बताया गया है कि वो महिपाल मदेरणा है। भवरी देवी अपहरण के मामले में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में नया ट्विस्ट लेकर आई है एक आपत्तिजनक सीडी, जिसमें कि भवरी के साथ काफी अंतरंग हालत में एक शख्स नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये शख्स पहले सामने लेटा हुआ है, फिर उठकर आता है और फिर जो कुछ होता है वो आपके सामने है। इस सीडी में भवरी के साथ जो शख्स दिख रहा है उसकी पहचान मदेरणा के रूप में की जा रही है। 1 सितंबर से गायब हुई भवरी देवी प्रकरण में यह सबसे बड़ा खुलासा माना जा रहा है। मामले की जांच कर रही सीबीआई के हाथ तकरीबन 150 से ज्यादा सीडी लगने की बात की जा रही थी। सूत्रों की माने तो ये सीडी भी उसी जखीरे का हिस्सा है। इस सीडी के सार्वजनिक होने के बाद से मदेरणा के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। मामले की जांच में जुटी सीबीआई के लिए भी ये एक बड़ा सुराग साबित हो सकता है। इस सीडी में मौजूद शख्स की पहचान मदेरणा के रूप में हो रही है और अगर ये बात सच साबित हुई तो फिर मदेरणा और भवरी के संबंधों की हद कहां तक थी ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इतना ही नहीं, सीडी में मौजूद शख्स की शिनाख्त मदेरणा के रूप में होने के बाद मदेरणा के लिए भी अपनी गर्दन बचाना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस।
जब सत्ता जाती है तो सितारे भी गर्दिश में आ जाते हैं और राजस्थान सरकार में मंत्री पद का विछोह झेल रहे महिपाल मदेरणा सीबीआई की गिरफ्त में पहुंचे हुए हैं। सीबीआई उन पर आरोपों की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है, साथ ही इस बात की भी छानबीन कर रही है कि भंवरी को गायब करवाने में मदेरणा का कितना हाथ है। कभी जिंदाबाद की गूंज में सत्तारूढ़ रहे पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा पर इन दिनों मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। सत्ता से बेदखल होने के बाद भंवरी के गायब करवाने के आरोपों की तस्दीक करने मदेरणा को सीबीआई ने तलब किया। सूत्रों की माने तो मदेरणा ने भंवरी से संबंध होने की बात को तो स्वीकार किया है, लेकिन इस बात को खारिज किया है कि भंवरी के अपहरण में उनका कोई हाथ है। मदेरणा को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया तो लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और मदेरणा का पुतला फूंक अपना रोष जाहिर किया। मदेरणा आज तक कहते आ रहे हैं कि मेरा भंवरी देवी के साथ में कोई संबंध नहीं है, तो उसका आज जो सीडी जो असली मिली है और जो अश्लील तरीके से जो उसमें ये दिखाए जा रहे हैं, ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे इंसान को विधायक पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। न सत्ता रही और न ही राजनीतिक सहारा। लोकतंत्र में जनता की अगवानी करने वाले मदेरणा अब कानून की पकड़ में है और लोगों को इंतजार है आखिर भंवरी के गायब होने की सच्चाई क्या है। नवीन जायसवाल, न्यूज एक्सप्रेस, जयपुर। तो आखिरकार महिपाल मदेरणा ने यह कबूल लिया कि वो भंवरी देवी को जानते थे। साथ ही उन्होंने इस आरोप में इनकार किया कि भंवरी देवी को गायब करने में उनका हाथ है। मदेरणा का कहना है कि उनको साजिश के तहत फंसाया गया है, लेकिन इसके पहले मदेरणा जहां भंवरी को नहीं पहचानने की बात कह रहे थे, अब वो ये मान रहे हैं कि वो भंवरी देवी को जानते थे। हालांकि अभी भी वो कह रहे हैं कि भंवरी के गायब होने में उनका हाथ नहीं है और साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा है। मदेरणा से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। गुरुवार को 7 घंटे पूछताछ की गई और आज भी पूछताछ का दौर जारी रहेगा। सीबीआई ने मदेरणा के ऊपर आरोप तय कर लिए हैं। इसमें अपहरण, बलात्कार जैसे आरोप लगे हैं मदेरणा के ऊपर और आज इसी मामले में हाई कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई सौंपने वाली है राजस्थान हाई कोर्ट में। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए। न्यूज एक्सप्रेस अब पूरे देश में उपलब्ध है। डिश टीवी और डीडी डायरेक्ट प्लस पर भी उपलब्ध है। अगर आपके घर या इलाके में न्यूज एक्सप्रेस नहीं दिखता है तो हमें 098-104-04731 पर SMS करें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं distribution@newsexpresstv.com पर। ये भाग दौड़ भरी लाइफ थकना मना है, इसीलिए मेरा भरोसा सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। रोजाना रिवाइटल जियो जी भर के। अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। हर गुरुवार आपके द्वार राष्ट्रीय साप्ताहिक हम वतन। तेल ने सरकार को संकट में डाला, मजबूरी या घोटाला, पानी के लिए होगा तीसरा विश्व युद्ध। खाप का खौफ, पंचायतों के तुगलकी फरमान, द ग्रेट म्यूजिशियन प्यारेलाल, $1 बिलियन क्वीन। इसके अलावा ढेरों ऐसे ज्वलंत मुद्दों और सवालों के जवाब आपके लिए लाया है हम वतन। तीखे विश्लेषण और खोजपूर्ण रपट के लिए पढ़ते रहें हम वतन। जी घोटाला मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज से शुरू कर रही है ट्रायल। ए राजा और कनीमौली समेत सभी आरोपियों के खिलाफ सीबीआई पेश करेगी गवाह। भंवरी देवी मामले में सीबीआई राजस्थान हाईकोर्ट को सौंपेगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। पूर्व मंत्री मदेरणा से आज भी होगी पूछताछ। भंवरी की आपत्तिजनक तस्वीरों वाली एक और सीबीआई है सामने।